इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। गणेश जी का रूप निराला है, चेहरा देखो कितना भोला भाला है। जब भी हम पर आए कोई मुसीबत, गणेश जी ने ही तो हमें संभाला है। देवों में प्रथम पूज्य स्थान पाने वाले भगवान श्री गणेश की वंदना का भक्तिमय माहौल हर तरफ बना हुआ है और अब तो हवन पूजन का दौर भी चल रहा है। भगवान श्री गणेश जी की मंगलमयी आशीर्वादी कामनाओं के साथ आइए स्वागत है हमारे सभी किसान भाइयों बहनों और सभी श्रोताओं का हमारे अपने कार्यक्रम किसान वाणी की चौपाल में। और आज की चौपाल सजी है आपकी अपनी बहन कविता साहू और मोनिका पटेल के साथ। तो किसान भाइयों, आप सभी को हमारी राम राम। किसान भाइयों, हमारी आज की बात हम करेंगे खेती में ड्रोन का महत्व, इस महत्वपूर्ण विषय पर। साथ ही किसान भाइयों, हमारे आज के मेहमान होंगे जिसमें हमारे साथ होंगे ग्राम खैरी भोपाल जिला छिंदवाड़ा के युवा प्रगतिशील कृषक श्री जयप्रकाश रघुवंशी जी, जिनसे मक्के की उन्नत फसल पर बातचीत करेंगी हमारी मोनिका बहन। बिल्कुल कविता बहन, और आज है गुरुवार यानी हमारा लोक रंजनी क्रम, जिसमें हम सुनवाएंगे हमारे किसान भाइयों को उनकी पसंद के मधुर मधुर लोकगीत और भजन जी और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण संदेश भी हम सुनवाएंगे। बिल्कुल। तो मोनिका बहन, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे लोक रंजनी क्रम से। तो पत्र हम पहले अपना लोक भजन जो है गणेश जी का वो सुनवा देते हैं, उसके बाद में फिर हमारे श्रोताओं की जो जिज्ञासा है कि किसका पत्र है ये, वो हम बाद में बताते हैं। बिल्कुल, ये भी सही है। तो चलिए सुनते हैं ये गणेश भजन। जी हाँ, इसमें स्वर है प्रभंजय चतुर्वेदी के। गाये गणपति जगवंदन, गाये गणपति जगवंदन, गाये गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाये गणपति जगवंदन, गाये गणपति जगवंदन। सदन गज वदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, गाये गणपति जगवंदन, गाये गणपति जगवंदन। तो मोनिका बहन, हमारे गणेश जी के लोक भजन को सुनने की जो फरमाइश हमें लिख भेजी थी वो हमारे श्रोता हैं गोपाल डहरिया, वर्षा डहरिया, ग्राम गुरैया, जिला छिंदवाड़ा से। बिल्कुल, और ये अगला पत्र भी थोक सब्जी मंडी गुरैया से ही है कविता बहन। लिखने वाले हैं राजेश सरवरिया और अनुराग सरवरिया। तो अभी हमने सुना इनकी पसंद का ये गणेश लोक भजन,
और आइए अब जुड़ते हैं हमारी आज की बात से, जिसका विषय है खेती में ड्रोन का महत्व। किसान भाइयों, आधुनिक खेती को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए कई प्रकार के यंत्रों का उपयोग हम अपनी खेती में करते हैं। फसल की बुआई से लेकर कटाई तक हम हर प्रकार के यंत्रों का उपयोग करते हैं। जी हाँ, उन्हीं में से एक यंत्र है ड्रोन। ड्रोन एक मानव रहित विमान है। इसका उपयोग खेती में कुछ खास कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे फसलों की निगरानी करने में, कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव करने में, सिंचाई प्रणाली का प्रबंधन करने में, उपज की भविष्यवाणी करने जैसे कई कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। आजकल तो देखें ना, भारत सरकार भी किसानों को ड्रोन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है ना, ताकि खेती को वो ज़्यादा अच्छे से बढ़ावा दे सके और उन्नत खेती कर सके, जिसमें कि ड्रोन किसानों की काफ़ी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, ड्रोन पैड और फसल में काफ़ी मदद करते हैं। इस तकनीक से न केवल श्रम की बचत होती है, बल्कि ईंधन की बचत में भी काफ़ी मदद मिलती है। जी हाँ किसान भाइयों, कृषि ड्रोन का उपयोग जैव कीटनाशकों, रसायनों के छिड़काव के लिए करते हैं और पारंपरिक तरीकों की तुलना में यदि देखा जाए ना, वैसे मोनिका बहन, तो बहुत ही कम समय में फसलों पर उर्वरकों और कीटनाशकों का छिड़काव भी जो है वो संभव हो जाता है। बिल्कुल, फसल के सर्वेक्षण में कई दिन का हमारे किसान भाइयों को लग जाते हैं और कभी कभी गलती की संभावना भी रहती है। ऐसे में ड्रोन उसी काम को कुछ ही घंटों में करके बड़ी सहजता से हमारे किसानों की मदद कर लेता है और ड्रोन कीटों के हमलों की भी हमें सही जानकारी देता है फसल पर, जिसमें कि हम फसलों में अनियमित रूप से जो रसायनों के छिड़काव से हमें काफ़ी हद तक मदद मिल जाती है, जो कि हमारे फसलों के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं ना। कभी कभी तो ये पता ही नहीं लग पाता है कि हमें कितना छिड़काव करना है। मौसम की सही जानकारी का अनुमानित रूप से उसका अनुमान लगा पाना भी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ड्रोन के माध्यम से सटीक भविष्यवाणी भी हो जाती है। बिल्कुल सही कहा कविता बहन, क्योंकि जब खेतों में फसल बड़ी हो जाती है ना, तो फसलों के बीच में जाने में भी हमारे किसान भाइयों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ड्रोन से अगर वो छिड़काव करते हैं रसायनों का, दवाइयों का, तो ये काफ़ी कारगर साबित होता है। और ड्रोन का उपयोग कविता बहन तूफान या बारिश की कमी की पूर्व सूचना की जानकारी के लिए भी किया जाता है। जी हाँ। ड्रोन का प्रयोग विशाल पशुधन के प्रबंधन के लिए भी किया जाता है, जिससे ज़्यादा बीमार पशुओं की निगरानी करने और उनका उचित उपचार करने में भी मदद मिलती है। सही कहा मोनिका बहन आपने। कभी कभी हमारे पास ये होता है कि बहुत अधिक संख्या में पशुधन होते हैं, तो ये हमारे लिए चुनाव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन से पशु को कौन सी बीमारी ने घेर रखा है। तो उस समय हम ये बहुत ही आसानी से पता कर पाते हैं कि हमारा पशु जो है वो कौन सी बीमारी से ग्रसित है, ताकि सही समय पर हम उसे उपचार दे सकें और हमें किसी भी प्रकार के पशुधन की हानि ना हो। ये सिर्फ ड्रोन के माध्यम से भी संभव हो पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, ड्रोन के माध्यम से हम ये भी देखते हैं कि दवाइयाँ जैसे कि नैनो यूरिया के छिड़काव में भी हमें समय की बचत होती है और फसल में बढ़ोतरी भी होती है ना। बिल्कुल। किसान भाइयों, ड्रोन रिमोट से चलने वाले मानव रहित विमान होते हैं जो समय समय पर खेती के कार्यों में हमारी मदद करते हैं। ड्रोन से फसल के नुकसान का सटीक आकलन किया जाता है। ये पता लगाने में मदद मिलती है कि खेत के कौन से हिस्से में ज़्यादा नुकसान है, जिससे बीमा क्लेम करने में आसानी होती है। अक्सर हम देखते हैं ना कविता बहन कि हमारे कई किसान भाई बहुत बड़े रकबे में खेती करते हैं। हाँ। तो ऐसे में ड्रोन उनके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। होता है। हमारे किसान भाइयों के मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी ड्रोन का सबसे बड़ा महत्व होता है मोनिका बहन। जैसे कि देखा जाए कि ड्रोन के उपयोग से किसान भाई जो हैं जहरीली दवाओं के सीधे संपर्क में आने से बच जाते हैं, जिससे होता क्या है कि किसी भी प्रकार की कोई भी गंभीर बीमारी हो, चाहे चर्म रोग ही क्यों ना हो, उनसे ग्रसित वो नहीं होते हैं। समय रहते उनका उपचार भी संभव हो जाता है और इस प्रकार की कोई भी बीमारी से वो बच जाते हैं। हाँ, और ख़ासकर ऐसे किसान भाई हमारे जिन्हें दवाइयों से एलर्जी हो, उनके लिए तो ये रामबाण है, वरदान बिल्कुल है ना। किसान भाइयों, आज हमने आपसे खेती में ड्रोन के महत्व पर विस्तार से बातें की। उम्मीद है कि आपको खेती में ड्रोन के उपयोग के बारे में सभी आवश्यक जानकारी मिल गई हो और आप भी अपने खेतों में इसका उपयोग ज़रूर करें यदि अभी तक नहीं करे होंगे।
और वैसे आज की बात में हमने एक चीज़ ये देखा है मोनिका बहन की जो ड्रोन है उसमें ना समय की सबसे ज़्यादा बचत होती है। यदि हम ये सोचेंगे कि ड्रोन में हमें कुछ ज़्यादा ही खर्चा आ सकता है, तो यदि हम एक अनुमान लगा के देखें तो उसमें जो श्रम होता है, श्रम में भी उतना ही खर्चा आना है और ड्रोन में भी उतना ही बिल्कुल, और समय की बचत हो रही है। आधुनिक तरीके की खेती के और भी वो लेके हमें जा रहा है, तो हमें एक बार ड्रोन का उपयोग तो ज़रूर करना चाहिए जी बिल्कुल। और यही थी हमारी आज की बात। और आइए कविता बहन, अब सुनते हैं कुछ महत्वपूर्ण संदेश। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संशय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है।
आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज़ करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। मोनिका बहन जी। अभी हम अपने लोक रंजनी क्रम को कुछ समय के लिए विराम देते हैं और जुड़ते हैं हमारे आज के मेहमान क्रम से, जिसमें आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं ग्राम खैरी भोपाल जिला छिंदवाड़ा से युवा प्रगतिशील कृषक जयप्रकाश रघुवंशी जी। और ये हमें बता रहे हैं विस्तार में मक्के की खेती पर कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें, और आपसे बातें कर रही हैं मोनिका पटेल। श्रोताओं, मेहमान क्रम में आज हमारे साथ है ग्राम खैरी भोपाल जिला छिंदवाड़ा के युवा प्रगतिशील कृषक श्री जयप्रकाश रघुवंशी जी। भैया, आपको हमारे सभी किसान भाइयों की ओर से राम राम और स्वागत है आपका हमारी किसान वाणी की चौपाल में। दीदी, आपको भी बहुत बहुत राम राम, और सभी किसान भाई सुन रहे कार्यक्रम को उनको भी राम राम मेरी तरफ से। बिल्कुल भैया, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि खेती किसानी का कार्य आप कितने वर्षों से कर रहे हैं? जी दीदी, मैं यह खेती किसानी का कार्य लगभग 10 से 15 वर्षों से लगातार करता आ रहा हूँ। मतलब अच्छा खासा अनुभव आपके पास है ना? हाँ दीदी। भैया, इस वर्ष कौन कौन सी फसलें लगाई है आपने अपने खेत में? हाँ दीदी, इस वर्ष मैंने मक्का, धान, सोयाबीन इन फसलों का चयन किया है और लगाया है अपने खेतों में। बिल्कुल भैया, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी आज की चर्चा मक्का फसल पर आधारित है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस वर्ष कितने एकड़ में उत्पादन ले रहे हैं आप मक्के की फसल का? इस वर्ष दीदी 8 से 10 एकड़ में मक्का की खेती किया है मैंने। जो पक्की फसल मानी जाती है इसके हिसाब से मैंने मक्का का अधिक मतलब खेती की है उसमें। अच्छा, और अब हमें ये बताइए कि बीज बोने का सही समय कौन सा माना जाता है? जी दीदी, बीज बोने का सही समय वर्षा आधारित रहता है और सही समय वैसे तो उसका 8 जून से 10 जुलाई तक का माना जाता है। अधिक उत्पादन यदि आपको लेना है तो सही समय पे बोनी करना पड़ेगा। बिल्कुल। और बीज बोने के कौन कौन से तरीके होते हैं और आप कौन सा तरीका अपनाते हैं? बीज बोने का सही तरीका वैसे तो घाड़ निकाल कर हम हाथों से टपकाते थे पहले समय में, पर आज आधुनिक समय में हस्तचलित मशीनें या फिर सीडिल, ट्रैक्टर से चलने वाली सीडिल, इनका उपयोग करके बोनी कर लेते हैं। और बीज बुआई से पूर्व खेत की तैयारी आप कैसे करते हैं, ये भी हमारे साथ साझा करें। हाँ दीदी, बोनी से पूर्व गर्मियों में अच्छे 2 बार गहरी जुताई करते हैं और फिर जो पिछली फसल के जो अवशेष रहते हैं उन्हें हम पाटा या बिनवा के मजदूरों से या रोटावेटर चला के हम उसको मिट्टी में मिला देते हैं और फिर गहरी मतलब घाड़ बना लेते हैं। अब बात आती है बीजों के चयन की। भैया, बेहतर उत्पादन के लिए कौन से बीजों का चयन आप करते हैं? बाज़ार में जो अच्छी किस्म के हाइब्रिड बीज होते हैं उनका चयन करके हम बीज बोनी कर लेते हैं। भैया, वैसे तो मक्का हमारे क्षेत्र की प्रसिद्ध फसल है और लगभग हर तरह की मिट्टी में इसका उत्पादन हो जाता है। फिर भी हम जानना चाहेंगे कि अच्छे उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी बेहतर मानी जाती है? मक्का एक ऐसी फसल है दीदी जो सभी प्रकार की मिट्टी में अच्छी हो जाती है। उसके लिए ऐसा नहीं कि काली मिट्टी या भूरी या दोमट जैसी, सभी मिट्टी में अच्छा उत्पादन देती है। बस उसकी जल निकासी की व्यवस्था हम देख लें समय समय पे।
अच्छी बात है भैया। और प्रति एकड़ के हिसाब से कितने बीजों की आवश्यकता होती है? प्रति एकड़ लगभग 6 से 7 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है, जो पर्याप्त है। जी। और फसल में खाद उर्वरक का उपयोग कब कब और कितनी बार करना पड़ता है? फसल में खाद का उपयोग बुआई से पहले या बुआई के समय, बुआई से पहले हम मिट्टी में जैसे घाड़ बनाते समय या दूसरी बखरानी करते समय मिला देते हैं, और फिर दूसरा खाद जो रहता है वो 15 से 20 दिन की फसल होने पर, और तीसरा खाद समझ जाओ कि 45 से 50 दिन की अवधि में। और क्योंकि मक्का एक बरसाती फसल है तो खरपतवार का प्रकोप भी होता होगा, इसके नियंत्रण के लिए आप क्या करते हैं? खरपतवार मतलब बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन आज इस समय में खरपतवार को मतलब नष्ट करने के लिए दवाइयाँ निकल चुकी हैं बाज़ार में, जो अच्छी मतलब खेत की वो कर देता है। अच्छा, मतलब आप उनके ज़रिए इनका प्रबंधन कर लेते हैं। हाँ। और 1 एकड़ में कितना उत्पादन लगभग हमें प्राप्त हो जाता है? 1 एकड़ में लगभग 20 से 22 कुंटल के आसपास एवरेज निकल जाता है। भैया, जैसे कि आपने बताया कि आप कई वर्षों से खेती कर रहे हैं, तो कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने के लिए कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप हमारे किसान भाइयों के साथ साझा करना चाहें? हाँ दीदी, वैसे तो पहले के समय में हमने देखा है कि पहले हर बखर या उनसे खेती करते थे, और फिर हमें मक्का बोने के लिए मज़दूरों की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन आज के इस समय में जो मशीनें निकल चुकी हैं, कम समय में जल्दी और कम लागत में हमारा बुआई का काम हो जाता है। मतलब हमारे किसानों को आधुनिक खेती अपनानी चाहिए। हाँ, आधुनिक खेती सभी किसान भाई अपनाने भी लगे हैं, जो समय की बचत हमें मिल जाती है। बिल्कुल। और फसल की कटाई और भंडारण पर भी थोड़ी जानकारी हम चाहेंगे। फसल की कटाई तो मज़दूरों से ही करना पड़ता है, और भंडारण उसका खलिहान में किया जाता है, जब फिर सही समय और धूप ऊप के समय में उसकी गहानी कर लेते हैं। और बीजों का भंडारण कैसे करेंगे हम? बीजों का भंडारण तो ऐसा है कि उसको अच्छी तरह से सुखाएं हम गहानी करने के बाद, क्योंकि यदि नमी रह जाएगी तो मक्का की फसल में बहुत जल्दी घुन लगने की शिकायत होती है। तो अच्छे से उसको फसल को गहानी के बाद सुखा लें। अच्छा, क्या मक्का एक लाभदायक फसल है? हाँ, मक्का एक ऐसी फसल है जो गन्ने के बाद में इसका दूसरा नंबर लगता है, जो मतलब पक्की फसल मानी जाती है, और यह इसका बाज़ार में भाव भी अच्छा मिलने लगा है अब। भैया, आजकल फसल अवशेष का निपटारण भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में आप फसल अवशेष का क्या करते हैं? फसल अवशेष के लिए सबसे पहले दीदी हमें क्या करना चाहिए कि पशुपालन का कार्य करना चाहिए। खेती है तो पशुपालन भी, तो उससे जो फसल के अवशेष रहते हैं वो हम पशुओं को खिला देते हैं, और उससे हमें खाद भी मिल जाता है। और जो किसान भाई के पास यदि पशु नहीं है तो वो फसल के जो अवशेष है उसमें खेतों में ही मतलब मिला दे उसको रोटावेटर चला के, तो उससे खाद का काम बन जाता है। बहुत अच्छी जानकारी भैया। और जैसा कि आपने अभी जिक्र किया पशुपालन का, तो क्या आप खेती के अलावा अतिरिक्त आय के लिए कुछ करते हैं? हाँ, दूध डेयरी का काम चलता है हमारा, जो मतलब अच्छी है, मतलब साइड बिजनेस जैसे कि खर्च निकालने के लिए काम आ जाता है। बहुत ही अच्छी बात है भैया कि खेती के साथ साथ आप अतिरिक्त आय पर भी इतना जोर देते हैं। भैया, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से भी आप सभी को। किसान भाइयों, अभी हमारे साथ मेहमान क्रम में थे ग्राम खैरी भोपाल जिला छिंदवाड़ा से युवा प्रगतिशील कृषक जयप्रकाश रघुवंशी जी, और इन्होंने हमें विस्तार से बताई मक्के की खेती के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, और आपसे बातें की मोनिका पटेल ने। बिल्कुल। और कविता बहन, मेहमान क्रम के बाद अब चलिए जुड़ते हैं हमारे लोक रंजनी क्रम से और उठाते हैं ये अगला पत्र जो हमें भेजा है रोहना कला से। लिखने वाले हैं सतीश नामदेव और वरुण नामदेव। जी हाँ, और कुछ ऐसे ही मिली जुली फरमाइश से हमें ये बहुत ही खूबसूरत पत्र लिख भेजा है प्रज्ञा बंजारे और दिव्या चेतन साहू जी ने, चित्रकूट कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा से। खूबसूरत इसलिए बोला है हमने मोनिका बहन क्योंकि इन्होंने बहुत ही अलग तरीके से हमें गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं लिख भेजी हैं,
जो कि बहुत ही आकर्षक लग रही है ना, और होना भी चाहिए। हर तरफ गणेश जी की वंदना की धूम जो मची हुई है। बिल्कुल। तो इन्होंने सुनना चाहा है देशराज पटेरिया जी के मधुर स्वर में ये लोक भजन। कि कई ने बोले बोल भरत के सोने तन असुगा भरे आए। के कई ने बोले बोल भरत के सोने तने असुगा भरे आए। के कई ने बोले बोल, के कई ने बोले बोल भरत के सुने तन असुगा भरे आए। के कई ने बोले बोल भरत के सुने तन असुगा भरे आए। अरे हाँ मोरी मैया कागज हो ये तो बाँचिए। अरे हाँ मोरी मैया कागज हो ये तो बाँचिए। पर करम ना बाँचे जाए, पर करम न बाँचे जाए भरत के सुने तन असुगा भरे आए। के कई ने बोले बोल भरत के सुने तन असुगा भरे आए। किसान भाइयों, इसी लोकगीत के साथ हमारा कार्यक्रम जो है वो अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। यदि आप भी लोकरंजनी क्रम में अपनी पसंद के लोकगीत या लोक भजन सुनना चाहते हैं तो आप भी हमें पत्र लिखकर ज़रूर भेजें। हमारा पता है कार्यक्रम किसानवाड़ी लोकरंजनी क्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र कुकड़ा हिल्स छिंदवाड़ा। पिन नंबर है 480001। बिल्कुल। और अंत में हमारे सभी श्रोताओं को, हमारे किसान भाइयों बहनों को गणेश उत्सव पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, तो स्वीकार कीजिए मोनिका पटेल और कविता साहू की राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।